नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस क्लास में जो भी बीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं बिहार में, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्जाम हो या जो टीआरई टीचर का एग्जाम हुआ है, टीआरई 1, 2, 3, उन सब में जो भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो क्लास है सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे बीपीएससी का तैयारी आप कर रहे हो या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, तो इससे रिलेटेड जो भी बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे क्रम वाइज। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। और आज का जो इस क्लास का टॉपिक का गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का नहीं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग पढ़े होंगे सन 1833 में क्या हुआ था, एक चार्टर एक्ट आया था। 1833 में चार्टर एक्ट आया था, जिसमें पहली बार जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का, उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया और कार्य क्षेत्र बढ़ाने के बाद उसको जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट से ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले क्या था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था जनरल था, इसी को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो 1833 के टाइम में उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आइए हम लोग देखते हैं, सन 1828 से 1835 तक कौन था गवर्नर जनरल। तो उसमें था लॉर्ड विलियम बैंटिंग, विलियम बैंटिंग गवर्नर जनरल था। ठीक, तो 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया और 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया है उसके बाद इसको क्या किया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम, मतलब पहली बार 1833 के चार्टर्ड एक्ट से ही पूरे भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल बना। ठीक, अब विलियम बैंटिंग को हम लोग थोड़ा सा एक समाज सुधारक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासन काल में, उस दौरान में बहुत सारे समाज सुधारक के रूप में बहुत सारे अच्छे काम किए। जो उसमें अपने समाज में बहुत सारी बुराइयां और कुरीतियां व्याप्त थी, उनको बहुत हद तक दूर करने का प्रयास किया और कानून पारित करके बहुत हद तक दूर भी किया। उस समय जो अपने भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय जी की सहायता से विलियम बैंटिंग ने बहुत सारी बुराइयों को दूर किया। तो उसमें सर्वप्रथम आप लोग पढ़े होंगे 1829 में एक कानून बना, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा, जो पहले सती प्रथा चलता था उसको खत्म किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो 1829 में। और सन 1830 में ठगी प्रथा का अंत। 1830 में विलियम बैंटिंग के ही टाइम में कर्नल स्लीमैन की सहायता से या कर्नल स्लीमैन के प्रयासों द्वारा
ठगी प्रथा का अंत किया गया। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन ठीक। और 1835 में 1835 में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। कहां पे? तो कलकत्ता में। विलियम बेंटिंग के ही टाइम में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। बहुत मतलब इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किया गया या किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में 1835 में। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। और विलियम बेंटिंग ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। उस समय जो लॉर्ड मैकाले थे उनके सिफारिश से इसने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। अंग्रेजी शिक्षा को मैकाले की सहायता से, लॉर्ड मैकाले के सिफारिश और सहायता से इसने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और उसका अंग्रेजी शिक्षा को उस शिक्षा का माध्यम बनाया। और देखिए, एक जैसे दास प्रथा का उन्मूलन, देखिए दास प्रथा का जो उन्मूलन है 1833 के चार्टर एक्ट से ही दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान आया। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन दास प्रथा का जो उन्मूलन है 1833 के चार्टर एक्ट से ही उसी के द्वारा प्रावधान किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान मतलब यहां से शुरू हो गया था दास प्रथा को खत्म करने के लिए। पहली बार जो दास प्रथा का प्रावधान लाया गया 1833 के चार्टर एक्ट से ही लाया गया। ठीक है, लेकिन यह जो वास्तविक रूप में देखा जाए तो दास प्रथा कब खत्म हुआ है? तो 1843 में उस समय जो गवर्नर जनरल होता था लॉर्ड एलन बोरो, उसके टाइम में दास प्रथा का अंत हुआ है, सन 1843 में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसा आपको पता है 1833 के चार्टर एक्ट से ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उसमें कौन था? तो विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग ही क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया है। तो यहाँ पे होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, जैसा कि आप लोग देखते हैं बीपीएससी के एग्जाम में रहता है एक से अधिक। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए में क्या दिया है? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? लॉर्ड लिटन। सी में दिया लॉर्ड कैनिंग। डी में दिया लॉर्ड डफरिन। तो इसमें इस ऑप्शन में हमारा सही उत्तर नहीं दिया है। हमारा सही उत्तर क्या है? विलियम बेंटिंग। तो जो सही उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी एग्जाम द्वारा पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या कह रहा है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मतलब सर्वप्रथम किसके माध्यम से अंग्रेजी सत्ता का जो नींव पड़ा भारत में? तो आप लोगों को याद होगा प्लासी का युद्ध। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किसके किस बीच होता है? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में।
बंगाल के नवाब के बीच में। देखिए, बंगाल के नवाब को उस समय अफगानों का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन यहां अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जो था, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही अंग्रेजी सेना लड़ रही थी। और बंगाल का नवाब उस समय कौन था? तो सिराजुद्दौला। उस समय बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। और इन्हीं का एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? तो सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति था मीर जाफर, जो क्या करता है? मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करता है। ये सेनापति था इनका, ठीक है, इनका सेनापति था सिराजुद्दौला का। और ये क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है, सिराजुद्दौला का गद्दारी इनके साथ करता है। रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाएगा और इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं, ठीक। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, मतलब अंग्रेजों की विजय हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, इस युद्ध में विजय होती है इसकी, और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद ही ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारत में नींव पड़ गया प्लासी के युद्ध के बाद। और जो जिसके माध्यम से पड़ा, तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, तो यही क्या हुआ? यही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाएगा, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सी स्लीमैन, मतलब कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है क्या? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कब हुआ? तो प्लासी के युद्ध के बाद। अब देखिए, इस युद्ध को जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सैन्य अधिकारी है, लेकिन जब जीत जाता है इसी को, उस समय देखिए कंपनी का शासन था भारत में, बंगाल वाले क्षेत्र में, तो कंपनी द्वारा इसको प्रथम गवर्नर बनाया जाता बंगाल का। कंपनी द्वारा प्रथम गवर्नर बंगाल का, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को प्रथम गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया, लागू नहीं किया। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या? रॉबर्ट क्लाइव ने समाप्त किया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त किया। ऑप्शन सी कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया, या ऑप्शन डी होगा लॉर्ड मेयो ने समाप्त किया, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस प्रश्न में जो पूछ रहा है किसने समाप्त किया, लेकिन आइए हम लोग इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम किसने लागू किया, उसके बाद कौन समाप्त किया। तो आप लोगों को पता होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर युद्ध लड़ा गया है कब? 22 अक्टूबर 1752
1764 में। ठीक, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। और किसके किसके बीच में होता है? तो उस समय अंग्रेजों प्लस, अब देखिए यहां पे बंगाल का नवाब, अंग्रेज प्लस बंगाल के नवाब। उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो 64 के टाइम में, 1764 में बक्सर युद्ध के टाइम में बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। इस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब था। और मीर कासिम की सहायता कौन कर रहा था? अवध का नवाब प्लस अवध का नवाब। अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन था? तो शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, ध्यान दीजिएगा, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। और उस समय मुगल शासन काल चल रहा था। तो मुगल शासक कौन था? मुगल शासक इस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। ठीक है, अब देखिए बंगाल के नवाब प्लस इनके साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिलके अंग्रेजों से इनका बक्सर का युद्ध होता है। और उस समय जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, जो सैन्य अधिकारी था, तो कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ रही थी, यही सैन्य अधिकारी था उस समय। अब देखिए पुनः इस युद्ध में क्या होता है? एक तो प्लासी में अंग्रेज जीते हुए रहते हैं, फिर पुनः बक्सर के युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इनकी विजय होती है, अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय होती है। इस युद्ध में विजय हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? अब विजय के बाद क्या होता है? मुगल शासक जो होता है शाह आलम द्वितीय, मतलब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, भटकने लगता है। ठीक, उसके बाद से देखिए इलाहाबाद, देखिए बक्सर युद्ध के बाद एक संधि, इलाहाबाद संधि हुई है। इलाहाबाद संधि कब हुआ है? इलाहाबाद संधि हुआ है आपका अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की जो संधि हुई है अगस्त 1765 में हुआ है। और इस स्पेशली इसी संधि के लिए, इलाहाबाद संधि के लिए ही रॉबर्ट क्लाइव को पुनः ब्रिटेन से बंगाल भेजा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को पुनः गवर्नर बना के भारत भेजा जाता है। ठीक, 1765 में पुनः एक गवर्नर बन के आता है। किसके लिए? इलाहाबाद, स्पेशली इलाहाबाद संधि के लिए। अब इलाहाबाद संधि जो होता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, तो उसमें क्या करते हैं? रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? अंग्रेजों ने बंगाल प्लस बिहार और उड़ीसा वाले एरिया पर, उड़ीसा वाला जो प्रांत था, उड़ीसा प्रांत पे क्या करते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं। और बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए का पेंशन और इनको संरक्षण, प्लस इनको संरक्षण प्रदान करते हैं अंग्रेज, या वादा करते हैं। और संरक्षण के नाम पे इनको इलाहाबाद में ही कैद कर देते हैं। ठीक है, और देखिए इलाहाबाद संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी संधि के बाद प्रथम बार बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया। तो एक मिनट, जो बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसी 1765 में ही द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में
1765 में लागू किया गया, ठीक है, लागू हुआ। तो लागू करने वाला कौन हो गया? रॉबर्ट क्लाइव। कब? 1765 में। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब 1765 के बाद 1765 के बाद पुनः जब 1772 में कौन आता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स आता है गवर्नर बन के बंगाल का। तो ये क्या करता है? एक कमेटी का गठन करता है। कमेटी का गठन करने के बाद क्या करता है? द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में ही 1772 में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर देता है। समाप्त कर देता है। तो यहां पे दोनों चीज क्लियर हो गया। सन अगस्त, जो इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त 1765 में, उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रथम बार लागू किया जाता है। और सन 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बन के आता है तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार जो अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही, ये ऑप्शन जो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसने तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये भी नहीं थे। और ऑप्शन सी देखिए, सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने क्या किया? 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, ठीक है। इस प्रकार सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला प्रश्न देखते हैं जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अभी हम लोग पहले चर्चा किए हैं इस पहले वाले क्वेश्चन में, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो जो ठगी प्रथा का उन्मूलन या ठगी प्रथा को खत्म किया गया है, कब किया गया है? तो 1830 में। 1830 में लॉर्ड, उसमें कौन था? जो गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। उसी के दौरान कर्नल स्लीमैन, कर्नल, उसी के आदेश पे, विलियम बेंटिंक के आदेश पे ही कर्नल स्लीमैन के द्वारा क्या हुआ? इन्हीं के नेतृत्व में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है। कब? 1830 में। तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कैप्टन स्लीमैन। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। कैप्टन स्लीमैन या कर्नल स्लीमैन के द्वारा कब खत्म किया गया था? तो 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था भारत का, जिसके आदेश पे किया गया? तो विलियम बेंटिंक थे। कौन था? विलियम बेंटिंक, ठीक। कब से कब तक थे भारत में? तो 1828 से 1835 तक, ठीक। और इन्होंने उस समय अपने काल के दौरान बहुत सारे सामाजिक सुधार भी किए हुए हैं, ठीक है। तो इनको समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है, विलियम बेंटिंक। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्या? 1830 में कर्नल स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा कि सर्वप्रथम जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, कब बिछाई गई है? सन 1853 में। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाणे के बीच। कब हुआ है? तो 1853। कहां से कहां तक हुआ है? तो 1853 में मुंबई से थाणे तक। मुंबई से थाणे तक,
टोटल कितना किलोमीटर बिछाया गया था? तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय, मतलब उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो बिछाया तो गया था कब? 1853 में, मुंबई से थाने के मध्य, और 34 किलोमीटर, टोटल कितना? 34 किलोमीटर। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कौन उस समय गवर्नर था भारत का। तो उस समय आप देख सकते हैं 1848 से लेके 1848 से 1856 तक कौन था गवर्नर भारत में? उसमें था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। ठीक, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसने ही क्या किया था? व्यापगत का नीति अपनाया था। कौन सा नीति? व्यापगत या हड़प नीति आप लोग पढ़े होंगे। क्या करता था उसमें? जिस भी राजा रानी के उनके वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होते थे तो उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था, या जहां भी इसका जैसे भी गरीब किसानों का जमीन हड़पना होता था, कुछ ना कुछ नियम कानून बता के उल्टा सीधा उसको हड़प लेता था। इसके लिए फेमस था लॉर्ड डलहौजी। और एक बात और देखिए, इसी के समय 1854 में आप लोग पढ़े होंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच यही इसी के समय आया था, जिसे क्या कहा जाता है? शिक्षा का, इसको क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये किसके नाम से फेमस है? चार्ल्स वुड जो का गठन किया गया था, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और इसने एक और कानून पारित किया था 1856 में। कौन सा कानून? तो विधवा पुनर्विवाह कानून या अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसने पारित किया था। कब किया था? तो 1856 में। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा अच्छा काम किया था। एक तो जो शिक्षा के प्रति इसने 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच समिति बनाया, और जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया, जिससे पुनः विधवाओं का शादी होने लगा। तो देखिए, एक चीज बताना चाहेंगे, आप लोगों को भी पता है, उस समय जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो भारत में आए थे किस लिए? शोषण करने के लिए। और देखिए, जो भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ है तो यहाँ के जो समाज सुधारक थे उनके प्रयासों के वजह से, और कुछ तो ये लोग गलतीवश, जैसे जो शिक्षा के प्रति इन लोगों का था, तो ये लोग चाहते थे कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो अंग्रेजी शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, जिससे उनको कन्वर्ट करने में आसानी होगा। लेकिन वो भूल गए, ज्ञान क्या करता है? आदमी को सही रास्ता देता है, भ्रमित नहीं करता है। तो जब आदमी को ज्ञान हुआ तो और अपने स्वतंत्रता के प्रति सजग हुए, अपने देश के प्रति सजग हुए। तो कहने का मतलब यह है, ये लोग जो अगर कुछ अच्छा काम किए हैं उस समय, तो भूलवश ही किए हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पे हम लोग अपने फोकस करते हैं। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो 1853 में बिछाया गया। उसमें कौन था? तो 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी था। तो इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा हमारा, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए ही क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार, देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए। अब इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये सती प्रथा है, सती प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? दास प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना।
ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो अब इसके नीचे दिया है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या पहला दूसरा सही है या पहला तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है 1 2 3 और 4 मतलब सभी सही है। ऑप्शन ई क्या कह रहा है इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं विलियम बेंटिंक, क्योंकि देखिए विलियम बेंटिंक ने उस समय बहुत सारे सामाजिक सुधार वाले काम किए थे अपने समय में, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कब से कब तक था विलियम बेंटिंक, तो आप लोग देख सकते हैं 1828 से लेकर 1835 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था, विलियम बेंटिंक, विलियम बेंटिंक। ठीक, और इसी के समकालीन अपने भारत में जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय जी थे, जिन्होंने उस समय समाज में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियों बुराइयों को बहुत हद तक दूर करने का प्रयास किया और किया भी उन्होंने। तो उसी टाइम में और इसने भी बहुत सारे उस समय कानून पारित करके उन सब कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास किया, इसीलिए इसको समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है विलियम बेंटिंक को। अब देखिए विलियम बेंटिंक के ही टाइम में इसने एक अधिनियम पारित किया 1829 में, ठीक, सती प्रथा का उन्मूलन। 1829 में आया कब, सती प्रथा का उन्मूलन, प्रथा का उन्मूलन। ठीक, ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का उन्मूलन या अंत कब हुआ था, तो विलियम बेंटिंक के ही टाइम में कर्नल स्लीमैन के प्रयासों द्वारा, कर्नल स्लीमैन के प्रयासों द्वारा, ठीक है, स्लीमैन के प्रयासों द्वारा विलियम बेंटिंक के आदेश पे कर्नल स्लीमैन ने 1830 पे ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। उन्मूलन, ठीक, और यहां पे दिया दास प्रथा का उन्मूलन। तो 1833 में एक चार्टर्ड एक्ट आया था, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट। इसी के द्वारा, इसी चार्टर एक्ट में ही 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान आया, दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान, मतलब यहीं से शुरुआत हुआ दास प्रथा को खत्म करने के लिए प्रावधान। ठीक, तो इस प्रकार अगर आप अब यहां से आप लोग देख सकते हैं तो विलियम बेंटिंक के टाइम में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक, दास प्रथा का उन्मूलन ये भी 1833 के चार्टर एक्ट से आया, चार्टर एक्ट। ठीक, इस प्रकार ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, देखिए ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों, क्योंकि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का जो प्रावधान आया है कब आया है, तो 1850 में। ठीक है, 1850 में आया है, और उसमें कौन था, 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी, भारत में कौन था उसमें, लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही क्या हुआ, ये धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता के प्रावधान को इसी ने हटाया था। ठीक है, उसमें था क्या, धर्म परिवर्तन के अयोग्यता के प्रावधान को हटाने, इसका मतलब क्या है, तो देखिए उससे पहले क्या होता था, जो भी अपना धर्म परिवर्तन किया था, जो भी भारतीय अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे लोग, तो उनके पूरे संपत्ति को, उनके पैतृक संपत्ति को ब्रिटिश सरकार हड़प लेती थी, मतलब अपने मिला लेती थी। लेकिन जब ये धर्म परिवर्तन के प्रावधान को लाया डलहौजी ने, तो इसमें इसने छूट दिया क्या, कि जो भी भारतीय यहाँ के रहने वाले ईसाई धर्म अपनाएंगे उनको पुनः उनके पैतृक संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा, मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इसने ऐसा किया। तो ये 1850 में आया था, तो इस प्रकार ये उत्तर सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही नहीं है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन,
तो विलियम बेंटिंक के ही टाइम में हुआ था, इन्हीं के आदेश पे। कब हुआ? तो 1830 में। इस प्रकार ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड सही है, थर्ड वाला गलत है और फोर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देख सकते हैं ऑप्शन में कहा दिया है 1 2 4, तो यहां देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है केवल 1 2 और 4। इस प्रकार सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। और आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को, मतलब आज जो पढ़ाया जा रहा है एक बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और परीक्षा के दृष्टि से जितना भाई पॉइंट बताया जा रहा है, ये सारे पॉइंट या तो एग्जाम में मतलब आते रहते हैं, पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा। तो इसलिए आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम आशा करते हैं और आप लोगों से निवेदन भी करेंगे कि आप इस क्लास को अपने साथी मित्रों तक ज्यादा से ज्यादातर शेयर करें, जिससे हम लोगों का ही मनोबल बढ़ता रहेगा और इसी तरह से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कह रहा है? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? अभी अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? तो 1829 में। ठीक है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उसमें कौन था? तो विलियम बेंटिंक के टाइम में। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पे ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? क्या वारेन हेस्टिंग ने किया था? तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी यहां दिया है विलियम बेंटिंक। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें से इस ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन सी क्या कर रहा है? कार्नवालिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। कर्जन भी नहीं होगा, क्योंकि ये विलियम बेंटिंक के टाइम में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, इसी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लॉर्ड लिटन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है। यहां क्या दिया? नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है? क्या स्ट्रेची आयोग से, स्ट्रेची कमीशन से नहीं संबंधित है, या शस्त्र अधिनियम से नहीं संबंधित है, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से नहीं संबंधित है, या इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, लॉर्ड लिटन कब आया था भारत में वायसराय बन के? लॉर्ड लिटन भारत में कब आया वायसराय बन के? तो 76 से लेके 80 तक, 1876 से लेके 1880 तक। ठीक है, और ये भारत में आया और इसको बहुत ही क्रूर मतलब वायसराय के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसने मतलब जो इंसानियत की हद होती है उसको पार कर चुका था। क्योंकि देखिए इसी के समय में 1876 से 1878 तक भयंकर अकाल पड़ा था भारत में। भयंकर सूखा की वजह से भयंकर अकाल पड़ा। ठीक, लेकिन ये और यहाँ के जो गरीब किसान थे बेचारे मर रहे थे खाने बिना, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, परेशान थे, ऐसे भी अंग्रेज दुर्दशा कर रहे थे, लेकिन इसने कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए, कुछ नहीं किया, उल्टे उनके ऊपर और कर लाद के और पैसा इकट्ठा करके सन 1877 अपना रौब दिखाने के लिए 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। दिल्ली दरबार का आयोजन करता है और इसमें जो महारानी विक्टोरिया को बुलाता है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया आती हैं, उनको इसमें उपाधि देता है भारत की साम्राज्ञी का। इसी दिल्ली दरबार में, प्रथम दिल्ली दरबार में ही
महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी का उपाधि मिलता है। भारत का सम्राज्ञी का उपाधि दिया जाता है। ठीक, मतलब इधर भारतीय बेचारे जो किसान हैं, गरीब हैं, भूखों मर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, और इधर क्या कर रहा है, यासी कर रहा है, पैसा इकट्ठा करके पार्टी कर रहा है, और ब्रिटिश महारानी को बुला के उनको खुश करने के लिए सम्राज्ञी का उपाधि दिया, उनका पूरा मेहनमाजी करता है। लेकिन 1878 के बाद क्या होता है, 1878 में ही सर रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा 1878 में स्ट्रेची कमीशन का गठन किया जाता है। सर रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा स्ट्रेची कमीशन का गठन किया जाता है। कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक, 1878 में। ठीक, और स्ट्रेची कमीशन का गठन क्यों होता है, तो जो सर रिचर्ड स्ट्रेची हैं वो 1878 में इस कमेटी का गठन करते हैं, जो उस समय 1876 से 1878 के बीच में भयंकर अकाल आया था। बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने उस समय अपनी प्राण की आहुति दे दी अकाल के कारण। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए 1878 में स्ट्रेची कमीशन का गठन होता है कि इसके बाद अगर इस तरह का कोई भी अकाल या सूखा पड़ता है तो उससे निपटने के लिए क्या क्या प्रावधान किया जा सकता है। उसी को ध्यान रखते हुए 1878 में स्ट्रेची कमीशन का गठन हुआ, और 1880 में ये भारत, मतलब 1880 तक ये क्रियान्वित हुआ, 1880 तक। ठीक है, तो 1878 में ही स्ट्रेची कमीशन का गठन होता है, इसी के टाइम में। और इसने क्या किया, 1878 में लाल लिटन ने क्या किया, शस्त्र अधिनियम पारित किया। शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया। इसमें क्या था, इसमें इसने प्रतिबंध लगा दिया, जितने भी भारतीय लोग थे वो लोग मतलब शस्त्र नहीं रख सकते थे, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया, और वो लोग शस्त्र खरीद भी नहीं सकते थे, न रख सकते थे। तो वही शस्त्र अधिनियम 1878 इसके समय हुआ। फिर 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। कब पारित किया, 1878 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मेनली क्या किया, इसने जितना भी उसमें हिंदी समाचार पत्र था उस समय का, उसी पे प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने पारित किया। किसके लिए, तो हिंदी समाचार, उस समय के जितने भी हिंदी समाचार पत्र थे, हिंदी समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए, पत्रों पर रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। अब देखिए यहाँ इलवर्ड बिल है। तो इलवर्ड बिल क्या है, देखिए इलवर्ड बिल आया है 1883 में। ठीक है, लेकिन उसमें लॉर्ड लिटन नहीं था, क्योंकि ये 1876 से लेकर 1880 तक भारत का वायसराय था। 1880 से 1880 से लेके 84 तक, 1884 तक कौन था, तो लॉर्ड रिपन वायसराय था यहाँ का, भारत का। 1880 में लॉर्ड रिपन आ जाता है और ये 84 तक रहता है लॉर्ड रिपन। तो इलवर्ड बिल जो पास हुआ है वो 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम में पास हुआ है। लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में इलवर्ड बिल पास हुआ है। ठीक, अब इलवर्ड बिल में क्या था, तो इसमें इसने छूट दिया, जो भी भारतीय वरिष्ठ न्यायाधीश थे, अब ये क्या कर सकते थे, 1883 से ही जो यूरोपीय अपराधी थे उनके मामलों को ये लोग देख सकते थे, इसलिए इनको छूट मिला 1883 के इलवर्ड बिल में। तो इस प्रकार जो पूछ रहा है इससे किससे संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, इलवर्ड बिल, इससे ये लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं है, क्योंकि ये 1883 में आया है लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इलवर्ड बिल। अब आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, जो बीपीएससी में पूछा गया है। और आज आप लोग देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
और हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्लास में हम आप लोग देख रहे होंगे, बस क्वेश्चन पे फोकस नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन चर्चा किया जा रहा है, या जो परीक्षा में आए हुए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग करते देखते चल रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। क्या कह रहा है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्या वेलिंगटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, कर्नल स्लीमैन ने किया था। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, तो चार्ल्स नेपियर ने किया था। या ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लॉरेंस ने किया था। या ई कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे फोकस करते हैं। देखिए सिंध विजित कौन किया था, तो 1843 सन 1843 में चार्ल्स नेपियर ने 1843 में चार्ल्स नेपियर कौन था, तो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज सैन्य अधिकारी था। कौन था, चार्ल्स नेपियर अंग्रेज सैन्य अधिकारी था। ठीक, 1843 में इसने क्या किया, सिंध पे आक्रमण करके सिंध को जीत के और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया 1843 में। अब देखिए इसमें जो वहां का मतलब गवर्नर जनरल था, कौन था, 1843 में भारत में जो गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड एलन बरो के टाइम में ही चार्ल्स नेपियर ने क्या किया, सिंध विजित कर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, एलन बरो। ठीक, इसमें जो गवर्नर जनरल था भारत में कौन था, तो लॉर्ड एलन बरो के टाइम में हुआ। अब ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो सिंध विजित हुआ वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का ही परिणाम था। अब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है, तो ये हुआ आपका 1839 से लेके 1842। ठीक, इसके मध्य हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस युद्ध में पहले बात है युद्ध क्यों होता है, तो देखिए अफगानिस्तान पे अंग्रेजों ने 1839 में आक्रमण किया। क्यों किया, क्योंकि अफगानिस्तान में उस समय जो रूस था अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसी का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया। लेकिन इस युद्ध में इनको उल्टे मुंह मतलब खाना पड़ा, तब बहुत बुरी तरह से युद्ध में पराजित हुए और बहुत सारे सैनिक, ब्रिटिश सैनिक, बहुत सारे सैनिक मारे गए। इस युद्ध में इनका बहुत दुर्दशा हुआ। इसी का बदला लेने के लिए जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है, इसी का बदला लेने के लिए 1843 में जो सैन्य अधिकारी चार्ल्स नेपियर है, इसने सिंध पे आक्रमण करके इस पे विजय प्राप्त किया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका आंग्ल अफगान युद्ध का एक तरह से परिणाम माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा हमारा सही, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स नेपियर। कब, तो 1843 में। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आइए इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कह रहा है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यहाँ, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति को सूची 2 विषय, मतलब सूची 1 में व्यक्ति हैं, यहाँ पे सूची 2 में क्या है, विषय, इसी से रिलेटेड विषय है। ठीक, सूची 1 से सुमिलित करें और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दें।
मतलब सूची 1 में जो व्यक्ति हैं, पहला है क्या, मैकडोनाल्ड, बी है लिलिथगो, सी है डलहौजी, डी है चेम्सफोर्ड, और इधर क्या है सूची 2 में इनसे संबंधित विषय दिया हुआ है, मतलब कौन किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प, दूसरा दिया है कम्युनल अवार्ड, तीसरा दिया है अगस्त प्रस्ताव, चौथा दिया है द्वैध प्रशासन। देखिए परीक्षा में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सर्वप्रथम हमको उस ऑप्शन को देखना चाहिए जो हमको पूरा क्लियर तरीके से पता हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, एक इसका नाम है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा व्यपगत नीति, व्यपगत नीति या हड़प नीति, इसी का क्या नाम है, दूसरा नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। ठीक है, अब व्यपगत नीति या हड़प नीति कौन लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी, सबको पता है। तो इस प्रकार जो सी होगा लॉर्ड डलहौजी, इससे डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स से संबंधित है। अब मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा रैमसे मैकडोनाल्ड, 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 में जो रैमसे मैकडोनाल्ड हैं, रैमसे मैकडोनाल्ड ये कौन है, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम्युनल अवार्ड, ठीक, रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड भारत में लाया, मतलब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, इसमें क्या था, कम्युनल अवार्ड में क्या था, कम्युनल अवार्ड क्या बात कर रहा था, तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए चुनाव में। ठीक है, अब दलित वर्ग में जैसे दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग, ये कम्युनल अवार्ड क्या कह रहा था, दलित वर्ग, सिख वर्ग और मुस्लिम वर्ग को अलग से, जो इनको अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा था। मतलब इसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत में जाति धर्म को लेकर लड़ाई होता रहे, ये लोग अपने आपस में लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, बस यही था इसका मेन उद्देश्य। तो जो कम्युनल अवार्ड है किससे संबंधित है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये कम्युनल अवार्ड कब आया था, 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इस प्रकार जो मैकडोनाल्ड है कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। अब लॉर्ड लिलिथगो, अब लॉर्ड लिलिथगो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, इसने क्या किया था, अगस्त प्रस्ताव लाया था। इसी टाइम में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। ठीक, अब अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो आपको पता होगा 1940 में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू था, और एक जो लॉर्ड लिलिथगो था वो चाहता था भारत ब्रिटेन का समर्थन दे और यहाँ से सैनिक सहायता भी प्राप्त करना चाहता था। इसी को लेकर इसने क्या किया, डोमिनियन स्टेट की बात की, भारत में डोमिनियन स्टेट की बात की, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, ये पूर्ण स्वतंत्रता से मुकर रहा था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा था। प्लस ये भी कह रहा था कि अगर हम लोग युद्ध जीत जाते हैं उसके बाद आप लोगों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा भारतीयों को। तो इस वजह से गांधी जी, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका समर्थन नहीं किया, दोनों ने बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग का बहिष्कार करने का एक और रीजन था इसको, कि क्योंकि इसने पाकिस्तान का इसमें कोई चर्चा ही नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका अगस्त प्रस्ताव को बहिष्कार कर दिया, जो लॉर्ड लिलिथगो द्वारा लाया गया था। इस प्रकार लॉर्ड लिलिथगो किससे संबंधित है, अगस्त प्रस्ताव। अब डी चेम्सफोर्ड, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में, ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पढ़ा होगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था भारत में, उस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत में कब से कब तक थे, तो 1916 से लेके 1921 तक, ठीक, 1921 तक, ठीक है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। इसी दौरान 1919 में, इन्हीं के समय में
1919 में एक भारत सरकार अधिनियम आता है। भारत सरकार अधिनियम भी इन्हीं टाइम में आया था, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें मेनली क्या था, भारत सरकार अधिनियम में ये मतलब स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे थे, और उसमें जो भी एक तरह से समाज को सुधारने के लिए और जो भी पहलू था इसमें रखा गया था कि भारतीय समाज को सुधारा जाए, और भारत में स्थानीय स्वशासन की 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उस पर बात कर रहा था। इसी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे मतलब दो भागों में शक्तियों का वो किया, बंटवारा किया, बांट दिया। जो प्रांतीय शक्ति थी, प्रांतों की शक्तियों को दो भागों में बांटा। दो भाग में बांट दिया, ठीक है, दो भागों में बांट दिया। मतलब द्वैध शासन, यहां से प्रांतों की शक्तियों को दो भागों में बांटा, मतलब द्वैध शासन लागू किया। ठीक, तो इस प्रकार जो चेम्सफोर्ड है ये किससे संबंधित है, तो द्वैध शासन से। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अब यहां हम लोग देख लेते हैं, तो ए का है दूसरा, बी का है तीसरा, और सी किससे संबंधित है, तो पहले से, और डी चौथा। इस प्रकार जो सही ऑप्शन हमारा होगा 2, 3, 1, 4। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 2, 3, 1, 4। तो पहला जो ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या कर रहा है, 3, 2, 1, 4। तो इसका मतलब ये तो गलत है, यहां भी 3 है पहले, जबकि हमारा 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, यहाँ भी 2 है लेकिन यहाँ 3 और 4 यहाँ आ गया, जबकि यहाँ 1 होना चाहिए था। तो इस प्रकार सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का जो क्लास है अच्छा लगा होगा, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आशा करते हैं आप लोग इसको अपने साथी मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस क्लास को, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।